सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कि कुछ उम्मीदें टूटी है मगर माना कि कुछ उम्मीदें टूटी है मगर कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी है, कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉबी बायो केम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की बायोलॉजी, तो क्लास 10 की बायोलॉजी में अभी तक हम पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस। हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस फर्स्ट यानी सेकंड को भी पढ़ा, थर्ड को भी पढ़ा, देन लाइफ प्रोसेस फोर्थ को भी पढ़ा। लाइफ प्रोसेस फर्स्ट में हमने देखा कि न्यूट्रिशन के बारे में, सेकंड में देखा रिस्पायरेशन के बारे में, थर्ड में देखा सर्कुलेशन के बारे में, देन फोर्थ में हमने एक्सक्रीशन के बारे में समझा, यानी उत्सर्जन के बारे में काफी अच्छे समझा। यहाँ तक कि हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी काफी डेप्थ में समझा। पूरे चैप्टर को हमने एक शॉर्ट वीडियो में कवर अप किया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कुल मिलाकर के जीव जनन कैसे करते हैं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जो चैप्टर पढ़े थे, यानी कि जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में जो पढ़े थे, उसमें एक छोटी सी चीज है डियर स्टूडेंट, छोटा सा चीज छूट गया है। तो थोड़ा सा उसको हम कवर कर लेते हैं इसी चैप्टर में, इसी वीडियो लेक्चर में उसको हम पढ़ लेंगे। तो उसके बाद हम आगे वाला चैप्टर इसी वीडियो में हम कवर अप करते हैं। तो एक एक चीज आपको काफी डिटेल में, काफी तह तक समझ में आने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या है, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। गारंटी है आपको चीजें काफी डिटेल में, काफी तह तक आप कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। तो हमारा आगे एक ही मुद्दा रहता है कि आपको चीजें जो है समझ में आए, बस समझ पा रहे हो, चीजें को डिटेल में कोरिलेट करके समझना। थोड़ा सा हम बात करते हैं, आपका एक चीज छूट गया था, स्केलेटल सिस्टम में एक चीज छोटा था, वो बात कर लें थोड़ा सा। जो हमारा छोटा था टॉपिक, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, हाँ ना, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि उत्सर्जन का प्रकार कितना होता है। ध्यान से देखना, इसमें मोस्टली 3 टाइप का होता है उत्सर्जन का टाइप। बात करें कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार का। पहला जो होता है, बात कर सकते हैं, पहला जो हो सकता है आपका, होता भी है पहला अमोनोटेलिक, हाँ या ना। कौन सा होता है, अमोनोटेलिक होता है। दूसरा जो होता है आपका यूरियोटेलिक होता है, हाँ या ना। लास्ट जो होता है आपका यूरिकोटेलिक, हाँ या ना। थोड़ा थोड़ा समझ लो, नाम में कंफ्यूजन मत को रिलेट करना, ऐसा मत समझना सब एक ही चीज है, एकदम सिंपल है, ध्यान से समझ लो। अमोनोटेलिक मतलब ऐसे जीव, शब्द से क्लियर है, अमोनोटेलिक, अमोनिया, यानी कि ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, दैट इज द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, NH3। ऐसे जीव जो उत्सर्जन के रूप में अमोनिया को बाहर निकाल रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। जैसे जो भी जलीय जीव होते हैं, ध्यान से देखना डियर, मोस्टली जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मछलियां जो जल में रहती हैं, जो पानी में रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, उस पानी को पी रही होती हैं, जिससे क्या होता है, उनमें यूरिन के रूप में जो भी, समझ पा रहे, बाहर निकाल रही होती हैं, वो अमोनिया रिलीज कर रहे होते हैं, जो कि पानी में ही रिलीज कर देती है। भाई अमोनिया काफी जहरीला पदार्थ है, जो कि उनकी बॉडी में बन रहा होता है, किडनी से बाहर निकल रहा होता है, इसकी वजह से पानी की ज्यादा जो रिक्वायरमेंट्स होती है, तो पहली वो पानी में रहती है। तो जाहिर सी बात है, पानी में रहने वाले जीव होंगे वो सभी क्या होंगे, अमोनोटेलिक, यानी कि वो क्या करेंगे, अपसर्जन के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में हम फिशेस वगैरह को शामिल कर सकते हैं, जैसे इसके अंतर्गत आती हैं आपकी मछलियां, फिशेस। सिंपल सा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं डियर स्टूडेंट यूरिकोटेलिक। सिंपल सा, सॉरी, यूरियोटेलिक की बात कर लें। यूरियोटेलिक का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, यूरियो रिलेटेड टू यूरिया, ध्यान देना, यूरियो रिलेटेड टू यूरिया, हाँ या ना, यानी कि दैट इज द एक्सक्रीशन ऑफ, कह सकते हैं यहाँ पर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, यानी कि ऐसे जीव जो NH2CO का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, समझ पा रहे हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं ऐसे जीव, उन्हें बोलते हैं यूरियोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे उन्हें, यूरियोटेलिक बोलेंगे। ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे उन्हें यूरियोटेलिक बोलेंगे। समझ पा रहे, जैसे हम लोग जो मूत्र के रूप में बाहर निकाल रहे होते हैं, यूरिया बाहर निकालते हैं, समझ पा रहे, यूरिन को
यूरिया के रूप में बाहर निकाल रहे होते हैं, उसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा होती है, समझ पा रहे हैं, जिसे यूरियोटेलिक बोला करते हैं। यूरिया निकल रहा होता है, सिंपल सी बात है, मेंबर्स स्तनधारी जिसे हम लोग मानव वगैरह को शामिल कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप जिसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। अब यूरिकोटेलिक क्या बोला है भाई, यूरिकोटेलिक मतलब एक्सक्रीशन ऑफ बात करें यूरिक, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, समझ पा रहे हैं, ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का, समझ पा रहे हो, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक, समझ पाए। यूरिकोटेलिक मतलब ऐसे जीव जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, समझो यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, जैसे आपके बर्ड्स जो होती हैं, जो छिपकली, जैसे आपके लिजर्ड भी मान सकते हैं, इसमें मैक्सिमम आप देखते होंगे जो बर्ड्स होती हैं वो यूरिन और फीकल मैटर एक साथ रिलीज कर रहे होते हैं, समझ पा रहे हो। कभी कभी आपके ऊपर जब कौवा फीकल मैटर कर देता है, कौवा कहते हैं कौवा क्या कर दिया, होता है ना ऐसा, कभी खड़े रहते हो तो वो जो होता है उसमें उसका यूरिन भी होता है, फीकल मैटर दोनों ही होता है उसमें। इसके अलावा आप लिजर्ड को भी ले सकते हैं, छिपकलियां को भी, समझ पा रहे हो, दोनों एक साथ रिलीज कर रही होती हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यूरिकोटेलिक में क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये ऐसे जीव होते हैं जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन वही बात करें अगर हम यूरियोटेलिक में, तो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, और अमोनोटेलिक में किसका उत्सर्जन करेंगे, अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। अब मोनोटेलिक में जैसे एग्जांपल क्या है, जो एक्वाटिक जीव हैं, जो पानी में रह रहे हैं, जैसे मछलियां वगैरह है। और इसके बाद समझ पाए यूरियोटेलिक मतलब यूरिया का उत्सर्जन, हम लोग जैसे कर रहे हैं ना, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा बात करें तो लास्ट यानी कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन कम कर रहे हैं आपके बर्ड्स है। इसके अलावा आपके छिपकली वगैरह भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैक्सिमम बर्ड्स इसमें आती हैं, इसमें आती हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड का उत्सर्जन, यूरियोटेलिक यूरिया का उत्सर्जन, अमोनोटेलिक अमोनिया का उत्सर्जन। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये आपके उस चैप्टर से यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस फोर्थ यानी कि एक्सक्रीशन उत्सर्जन, वहां से छूटा था टॉपिक, तो हमने पूरे टॉपिक को निपटा दिया, यानी कि चैप्टर फाइनली हम कह सकते हैं इंड हो गया है, समाप्त हो गया है, हाँ ना। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो चैप्टर में आप जरूर क्वेश्चन करना, तो आपको चीजें काफी हद तक हमने एक भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा था अगर आपको कुछ चीज छूट जाएगा तो आप समझ पा रहे हैं, आप ऐसा कहा ना सके कि हाँ हमारा ये छूट गया है। तो एक एक चीज हम चीजों को काफी डेप्थ में लेके चल रहे हैं, एक चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, समझ पा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, मूव करते हैं लाइफ प्रोसेस, समझ पा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर। और फाइनली जो ये चैप्टर है, इसके बाद हम जो चैप्टर लास्ट ही इसको मान के चलो, इसके बाद जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो इसके बाद समाप्त हो जाएगा। 2 चैप्टर और रह गया है हाई स्कूल की बायोलॉजी में, टोटल 2 चैप्टर और रह गए हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, हमको शिद्दत से पढ़ना है, एक एक चीजों को काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में, काफी समझ करके चलना है। तो हम पढ़ लेते हैं, अगले चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। अगला जो चैप्टर पढ़ना है लाइफ प्रोसेस का, यानी कि जो कि बात कर सकते हैं, अगला जो चैप्टर का नाम जो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाँ हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ना है डियर स्टूडेंट, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, हाँ जो जीव होते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, हाँ ना, ये आपका चैप्टर आपको पढ़ना है, समझ पा रहे हैं, ये आपका चैप्टर डियर स्टूडेंट पढ़ना है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं फाइनली इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रकार क्या होता है, जनन क्या होता है, जनन का प्रकार क्या होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, जनन के जितने टाइप होते हैं अच्छे समझेंगे। फिर आगे हम समझेंगे इसी चैप्टर में, समझ पा रहे हैं, पुष्पी पौधों में किस तरीके से लैंगिक जनन होता है, यानी पौधे किस तरीके से लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है। मानव में लैंगिक जनन समझने से पहले हम जानेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में, समझ पा रहे हो, गैमेट बनने की प्रक्रिया को भी समझेंगे। उसके बाद हम गैमेट को फर्टिलाइजेशन करवा देंगे आपस में, इससे समझ पा रहे हो
चैप्टर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका इन डेप्थ हो जाएगा। इसके बाद हम लास्ट वाला चैप्टर कवर कर रहे होंगे। तो आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बात करें खास करके आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके लिए होने वाला है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है पहली बात, और एक एक चीज़ों को समझते चलना है। और साथ के साथ कोई भी डाउट्स वगैरह है तो कमेंट करके पूछ लेना टीचर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, यानी कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहीं कहीं आप जनन देखते हैं, कहीं कहीं आप प्रजनन भी देखते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान देना। पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग एक ही है। प्रजनन अथवा जनन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, सॉरी प्रजनन अथवा जनन दो हिंदी है इनका, लेकिन इंग्लिश एक ही है, ध्यान देना इंग्लिश एक ही है। इंग्लिश क्या है, रिप्रोडक्शन। जनन जिसको प्रजनन बोल रहे होते हैं। कुल मिलाकर के जनन प्रजनन का मतलब होता है अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अपने समान नए संतानों को उत्पन्न करना ही क्या है, जनन है। लिख लेना, अपने समान, परिभाषा लिख लेना, अपने समान नए संतानों को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। हाँ, आई होप आपने डिफिनीशन लिखा होगा। अपने समान नए जीवों को, अपने समान नए संतानों को उत्पन्न करना ही क्या है, जनन है। इसका मतलब क्या है, डिफिनीशन का मतलब, परिभाषा का मतलब क्या है, एक लाइन में डिफिनीशन है, याद रख लेना। अपने समान नए जीव को उत्पन्न करना जनन है। भाई अपने समान का मतलब, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, भाई हम लोग मानव हैं, यानी कि होमो सैपियंस है। तो हम लोग समझ रहे, अपने जाति के ही बच्चे उत्पन्न करेंगे। अरे भाई अभी आप हाई स्कूल में हो, बड़े हो गए, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, कुछ कर लोगे लाइफ में, समझ पा रहे हो। प्रथा होती है, आपको पता भी होगा, घर वाले आपका मैरिज करवाएंगे, शादी होगा आपका, शादी होके बच्चे हो जाएंगे। अरे भाई जो बच्चे होंगे आपकी ही जात के बच्चे होंगे, एकदम तुम्हारे जैसे होंगे, समझ पा रहे हो। होमो सैपियंस, हम लोग मानव जात के होमो सैपियंस, तो होमो सैपियंस वाला बच्चा होगा, ना कि वहां पर कोई और जीव और कोई जीव जाति का आ जाएगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, वहां पर समझ पा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली ये सब तो होगा नहीं। आप समझ पाए, अपने ही जाति का, अपने समान यानी कि बोल रहे हैं, ऐसा मतलब मैं समझना कि तुम्हारे समान, तो तुम्हारे जैसा है, डिट्टो कॉपी, सेम टू सेम तुम्हारे जैसा, ऐसा थोड़ी होगा। कुछ न कुछ वेरिएशन तो अवश्य होगा, जेनेटिक डिफरेंशिएशन तो होगा ही। ये सब हम अनुवंशिक में समझेंगे, क्या विभिन्नताएं क्या समानताएं होती हैं, उसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं। बस चैप्टर में प्रोसेस को हम समझते हैं, समझ पाए। अपने समान नए जीव को उत्पन्न करना ही जनन है। हाथी का बच्चा हाथी क्यों होता है, समझ पाए। घोड़े का बच्चा, गाय का बच्चा गाय, कैटल। मानव का बच्चा मानव, सिंपल सी बात है। अरे भाई आम का गुठली लेते हो ना, आम के गुठली से क्यों आम के पौधे आते हैं, अरे इन सब के पीछे क्या राज है, जनन, रिप्रोडक्शन, उसी के समान, समझ पाए। यही है रिप्रोडक्शन, अपने समान नए जीव। आम की गुठली से ऐसा नहीं कोई और पौधा आ जाता है, आता है, नहीं आता हो, समझ पा रहे हो कि नहीं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो तो बता दो कमेंट करके अभी से, नहीं है ना, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये रहा सिंपल सा आपका जनन का डिफिनेशन, यानी कि रिप्रोडक्शन की परिभाषा है ना। अपने समान नए जीव को उत्पन्न करना क्या है, जनन है। आगे हम बढ़ जाते हैं चैप्टर में, एक एक चीजों को काफी अच्छे से तक समझ लेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो पे आपको लास्ट तक बने ही रहना है, इतना आप करके चलना है। देखो आगे हम बात करते हैं जनन के प्रकार की, बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जिसको बोलते हैं जनन के प्रकार। डियर स्टूडेंट, बात करें जनन के प्रकार की, तो रिप्रोडक्शन का मेनली जो होता है टू टाइप होता है, ध्यान देना। मेनली रिप्रोडक्शन इट इज देयर आर टू टाइप, यानी जनन के मुख्य रूप से दो प्रकार हमको पढ़ने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, इधर देखो। पहला जो पढ़ना है मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि मीनिंग क्या है, हिंदी में लैंगिक, इसको जनन बोलते हैं। है ना, पहला तो ये पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक, अलैंगिक जनन। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए ना। पहला तो लैंगिक जनन बोलेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन। अब जो हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे इसके भी हमको कई टाइप पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं बात कर लेते हैं। इसमें पहला पढ़ना है बाइनरी फिजियन के बारे में, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजियन, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन, हिंदी में द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। आगे क्या पढ़ना है, दूसरा टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। अरे इंग्लिश में मत घबराओ भाई, क्यों इंग्लिश से घबरा रहे हो, हिंदी भी तो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना हिंदी, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो इधर आप सोच रहे हैं आप कैसे पता चल गया, पता चल जाता है, दिल का तार है आप और हमारे बीच कनेक्टेड है, आप समझ जाते हैं कि आपको चीजें समझ में आया कहाँ नहीं समझ में आया, पता चल जाता है। देखो इधर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजियन। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, BUDDING। देन इसमें हम लास्ट पढ़ेंगे तीसरा टाइप हम पढ़ लेंगे इसमें फ्रेगमेंटेशन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग यानी मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन द्वारा अलैंगिक जनन, खंडन के द्वारा खंडीभवन जिसको खंडन मुख्य रूप से बोलते हैं। चौथा जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम बात करेंगे इसके बारे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय, अरे भाई स्पोरुलेशन के बारे में समझ लेंगे, बीजाणु जनन के द्वारा, यानी कि स्पोरोजेनेसिस भी उसको बोल सकते हैं, स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन के द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होगा। देन अलैंगिक जनन में ही हमको पढ़ना है नंबर 5 किसके बारे में, कायिक जनन के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी हम बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, अभी तो डेप्थ में बात करना है ना भाई, कोई घबराने वाली क्यों घबरा रहे हो, सिंपल सी देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन। अब जो कायिक जनन में पढ़ना है इसके भी कई प्रकार होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो कुछ लोग, कायिक जनन कैसे इसमें पढ़ रहे हैं, इसका अलग सा प्रकार हमको पढ़ना है। अरे भाई कायिक जनन अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, देखा जाए कायिक जनन जो है अलैंगिक जनन के अंतर्गत हमको पढ़ना है। कहीं कहीं आपको सेपरेट में चीजें बता दी जाती है, अलग अलग 3 टाइप मोस्टली बता दी, लेकिन मोस्टली देखा जाए 2 ही टाइप होता है। इस अलैंगिक जनन के अंतर्गत आने वाली सभी चीजें होती हैं। कायिक जनन भी अलैंगिक जनन में आता है, जो कि हमने 5th टाइप बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम कायिक जनन बोला करते हैं सिंपल। इसमें जो पहला टाइप है देखना एक एक करके, इसमें जो पहला टाइप पढ़ना है कायिक जनन में, वो जो पढ़ना होता है आपका, यानी कि इसमें हम पढ़ लेते हैं कायिक जनन में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब रोपण विधि द्वारा, रोपण विधि, कलम रोपण विधि द्वारा किस तरीके से कलम लगाना, कुल मिला के बोल सकते। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा कटिंग, कटिंग पढ़ेंगे कलम लगाना। उसके बाद लेयरिंग पढ़ लेंगे, दाब लगाना, पत्तियों से किस तरीके से कायिक जनन होगा, बहुत सारा चीज डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको एक जनरल सा इंफॉर्मेशन पता चला होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन बहुत सारा पढ़ना है, समझ पा रहे हो किसके किसके द्वारा पढ़ना है। हमको पढ़ना है किसके द्वारा, बाइनरी फिजियन के द्वारा, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन, कायिक जनन द्वारा, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, कायिक जनन ना, रोपण विधि, कलम विधि, दाब लगाना। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ पाए। अब एक एक करके बात कर रहे हैं, घबराना मत, वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अब मत ये सोचना कि भाई वीडियो लंबा हो रहा है, हम कैसे इतना देर तक वीडियो देखें, समझ पा रहे हो, उसके लिए भाई क्या ही कर सकते हैं। तो भाई पढ़ना पड़ेगा ना भाई, अगर आपको चीज़ों को समझना है, कोरिलेट करना है,
लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम इतनी देर तक खड़े होकर पढ़ा सकते हैं, आपके बीच प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप रिप्रोडक्शन का, यानी कि जिसका नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक, क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? लैंगिक जनन। हाँ ना, हम लैंगिक जनन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन को जब भी हम समझते हैं, सुंदर सी कहानी से समझते हैं। हम लोग कैसे आए हैं, हुआ क्या है, ध्यान देना। मेल, मेल मतलब नर, हिंदी में जानते रहना, और फीमेल। जब भी बात होगी लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा जनक। नर और मादा की आवश्यकता होती है। नर मतलब मेल, मादा मतलब फीमेल। समझ पाए? जैसे मम्मी है मादा, पापा है नर। समझ पाए? पापा और मम्मी आपस में मिले, समझ पा रहा, जिससे क्या बना, हम लोग बने। ध्यान देना, जिससे हम लोग बने हैं। अगर मम्मी पापा नहीं मिले होते, एकदम ट्रूथ है, एकदम सच्चाई है, तो आज हम लोग ना होते। सिंपल सा क्या हुआ है कि मम्मी और पापा आपस में मिले। आखिर पापा से ऐसा क्या चीज निकला, समझ पा रहे हैं? पापा से नर युग्मक निकलेगा। पापा से क्या होगा, नर युग्मक, यानी कि मेल गैमेट। क्या होगा, पापा से रिलीज क्या हुआ, सिंपल सी बात है, मेल गैमेट। लिख सकते हैं क्या रिलीज होगा, मेल गैमेट, नर युग्मक। इसका नाम स्पर्म। नर युग्मक क्या रिलीज हुआ, स्पर्म। हिंदी में ध्यान देना, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, हम शुक्राणु बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ पाए? और मादा से क्या निकलेगा, मादा युग्मक निकलेगा, है ना। और मादा युग्मक क्या है, ओवम है, है ना। हिंदी में अंडाणु, समझ पाए? हिंदी में क्या है, अंडाणु, यानी शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु कहाँ से निकला, नर से। अंडाणु कहाँ निकला, मादा से। और अंडाणु जो मादा से निकला है, यानी कि इसको बोलते हैं, इसको हम बोल क्या सकते हैं, अंडाणु को, है ना, ओवम, यानी कि अंडाणु। ये क्या है आपका, मादा युग्मक। मादा युग्मक यानी कि इसको हम बोल सकते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम। दोनों गैमेट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। और इसी प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसको समझने से पहले हम ये भी चीज जान ले, हमारा फर्ज बनता है भाई इसको जानना कि आखिर ये गैमेट निकला कहाँ से। आखिर ये शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो गैमेट है, जो कि मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम, आखिर रिलीज कहाँ से हुआ, निकला कहाँ से? निकला कहाँ से, जनद अंग से निकला। याद रखे रहना, जनद का मतलब होता है गोनाड। कहाँ से निकला माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना कि कहाँ से निकला, गोनाड से निकला, गोनाड से। नर है तो नर गोनाड, नर जनद अंग। मादा होगा तो मादा जनद अंग से निकलेगा। तो देख लेते हैं, यानी कि नर का युग्मक जो निकला है, ये कहाँ से निकला है, नर जनद अंग से निकला है, नर जनद से। नर जनद मतलब अंग्रेजी में सब चीज जानना, मेल गोनाड, GONAD, आयन। नर के लिए नर गोनाड यानी मेल गोनाड, और मादा के लिए क्या होगा, फीमेल गोनाड, यानी कि मादा जनद अंग जिसको बोल सकते हैं, फीमेल गोनाड। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले देखो, सिंपल सी बात है, इसको बोलेंगे हिंदी में मादा जनद, सिंपल। मादा जनद क्या है और नर जनद क्या है? मादा जनद, पहली बात तो नर जनद की बात कर ले। नर जनद का नाम क्या होता है, टेस्टिस होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, टेस्टिस, यानी टेस्टिस जिसको हम क्या बोला करते हैं, वृषण। हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, वृषण बोलते हैं। यानी कि वृषण जो है ये क्या है, मेल गोनाड है, जिससे क्या निकलेगा, स्पर्म निकलेगा। और फीमेल गोनाड वहीं पे बात करें क्या है, आपका ओवरी है। क्या है डियर स्टूडेंट,
ओवरीज, ओवरीज जो होता है फीमेल गोनाड है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। हायन, अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय से अंडाणु निकला और वृषण से शुक्राणु निकला। अब कहानी हमको अच्छे समझ में आई। और जिस अंग से, जिस ऑर्गन से निकलता है उसको गोनाड बोल रहे हैं, और जो निकल रहा है उसको हम युग्मक बोल रहे हैं, यानी गैमेट बोल रहे हैं। नर है तो नर युग्मक, मादा है तो मादा युग्मक। मेल के लिए मेल गैमेट, फीमेल के लिए फीमेल गैमेट। निकला कहाँ से? गोनाड से निकला, जननांग से निकला। नर के लिए नर जननांग, मेल गोनाड। मादा के लिए मादा जननांग, यानी कि फीमेल गोनाड। अरे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहे हैं, दोनों चीजें आपको काम देंगी। समझ पाए? हाँ या ना? तो देखो क्या होता है। अब ये स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाते हैं। हाँ यार, स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं। इसी से किसका फॉर्मेशन होता है? इसी से किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। यहीं पे लिख देते हैं, इससे किसका निर्माण होता है डियर स्टूडेंट? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज बनता है। हाँ ना? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नर से स्पर्म, फीमेल से ओवम आपस में मिलकर जाइगोट बनाए, युग्मनज बनाते हैं। और इन्हीं प्रक्रिया को, यानी कि इसी जो प्रक्रिया है, नर युग्मक मादा युग्मक मिलने के बाद जाइगोट बन रहा है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक स्पर्म, मादा युग्मक ओवम आपस में मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आप इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम छोटा सा आपको फिगर दे देते हैं। भल भले से आपको ये आगे पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में, मानव जन्म वाले पोर्शन में, लेकिन अभी से ही हम एक चीज आपको बता देते हैं, इसमें भी आपको समझा देते हैं, इसको फिगर के तौर पे थोड़ा सा देख लेते हैं, देखते हैं। यानी कि वृषण जो होता है कैसा होता है, कैसे दिखाई देता है, थोड़ा सा देखो, ताकि आपको तभी पता चल पाएगा, तभी आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से वृषण के अंदर से शुक्राणु निकला। वही हम ओवरी के बारे में बात करेंगे, ओवरीज से किस तरीके से ओवम में निकला। ओवरीज को देखेंगे, ओवरीज कहाँ पाई जाती हैं, शुक्राणु कैसे रिलीज होता है, समझ पा रहे हो? कहाँ पे बन रहा होता है, किसके अंदर बनता है, कहाँ पे पड़ा है शुक्राणु, टेस्टिस कैसा होता है, अंडाशय कैसा होता है। देख तो फिगर देखो, पहले देखो सिंपल सा देखो। बात करते हैं वृषण की। ये कुछ इस तरीके से दो टेस्टिकल होते हैं, दो वृषण होते हैं, एक राइट तरफ होता है, एक लेफ्ट तरफ होता है। हाँ ना? ये वृषण होता है, एक वृषण कोष में बंद होता है, जिसको स्क्राटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्राटम, यानी जिसको हिंदी में वृषण कोष बोलते हैं। अभी आगे हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, स्क्राटम तो इसी कोष में बंद होता है ना। इससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे आप लोग, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखेंगे। अब क्या होगा कि ये बहुत सारे टेस्टिस में इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि फाइन स्ट्रक्चर, इस तरीके से बहुत सारा गुच्छे के जैसा पाया जाएगा। इसी को हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नाम देंगे। और यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इस तरीके से आगे चल करके शुक्रवाहिनी में खुल रहा होगा। हाँ ना? इस तरीके से शुक्रवाहिनी बनाएगा, यानी कि शुक्रवाहिनी मतलब शुक्राणु को ले जाने वाली नली, है ना, जिसको हम वास डिफरेंशिया इंग्लिश में बोलते हैं। शुक्रवाहिनी शुक्राणु वाली नली जो शुक्राणु को लेके जा रही होती है। और आगे ये कहाँ खुलती है आपको पता है? कहाँ खुलती है? इस तरीके से ब्लैडर में खुलती है। और उस ब्लैडर का नाम बताओ कमेंट करके, क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। हाँ या ना? किसमें खुलता है? यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा होता है। और यहाँ से क्या लगा होता है? इस तरीके से पेनिस लगा होता है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना? घबराना नहीं है बिल्कुल। अभी आपको एक एक चीजें काफी कोरिलेट करके समझाना है। ये इस तरीके से ग्लैंड होती है, इस तरीके से खुल रहा होता है इसमें। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, नीचे आएंगे सिंपल से।
किसमें खुला, यूनिब्राइलर से। यहाँ पे यूरेटर है इस तरीके से ना। आगे हम बनाएंगे फिगर काफी डेप्थ में, बस थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए इस वजह से हमने एक सिंपल सा फिगर बनाया है नर जनन तंत्र का। अब यहाँ पर टेस्टिस क्या है, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, खास करके हाई स्कूल वाले की बात करें, उनके लिए लेक्चर ये है ना, हाई स्कूल वाले के लिए बेसिकली। समझ पा रहे हो? ब्रिसड को लोग कुछ अलग मान लेते हैं, पेनिस को ब्रिसड समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है आपका जो दिखाई दे रहा है, इसी को ब्रिसड कहते हैं, ध्यान देना, ताकि आप रिलेट कर पाया कि ब्रिसड है कहाँ पर। इस वजह से हमने इसको फिगर बना के आपको दिखाया। ये क्या होता है आपका, ब्रिसड होता है, सिंपल सी बात है। यानी कि ये जो टेस्टिस है, जो ब्रिसड है यहाँ पर है, क्या है ये, टेस्टिस यानी कि ब्रिसड। अब इसी टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, इसी ब्रिसड के अंदर क्या बनता है, आपका शुक्राणु बनता है, यानी कि स्पर्म जो होता है इसी टेस्टिस के अंदर बनता है। और फिर टेस्टिस के कहाँ पर बनता है बात करें तो टेस्टिस के कहाँ पर बनता है, इस नलियों के अंदर बनता है। अरे भाई ये नलियां कौन सी है, नली कौन सी बला है, अभी हमने बताया ना, इस तरीके से बहुत सारी नली पाई जाती है। बात करें लगभग एक टेस्टिस में कितना होता है, ये नली 250 के आसपास देखा जाता है। समझ पा रहे हो? इस नली का नाम क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अरे सिंपल से बात है, याद रख लेना, इस नली को क्या बोलते हैं, इसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। है ना, बड़ा बड़ा लिख दें, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना। इस नली को क्या नाम देते हैं हम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी जो नलियां हैं ये कहाँ है, टेस्टिस के अंदर है, और जिसको हम नाम दे रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि इस नली को यहाँ से बाहर निकाला जाए चिमटी की मदद से, कैसे भी करके टेस्टिस को काट करके, तो ये नली को जैसे बाहर निकाला जाए, नली को जब काटते हैं, ये नली को जब बाहर निकाला जाता है इस तरीके से, अब इस नली का जब टीए सेक्शन काटते हैं, टीए सेक्शन आप समझ सकते हैं अनुप्रस्थ काट, जैसे मार्कर का अगर अनुप्रस्थ काट काटना है तो इस तरीके से उसको काटेंगे, इस तरीके से ब्लेड से काटेंगे, तो राउंड टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, गोल गोल टाइप का। समझ पा रहे हैं, राउंड टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो हमने इस नली को काटा है, तो इस नली को काटने के पश्चात हमने इसको माइक्रोस्कोप से देखा। किसकी सहायता से देखा, माइक्रोस्कोप की सहायता से। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, वीडियो नीचे तक आ रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, तो इसमें क्या दिखाई देता है। ध्यान से देखना, कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए, लास्ट तक बने रहना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये चीजें आपको कोरिलेट करने के लिए बता रहे हैं, थोड़ा डीप हो सकता है, लेकिन चीजों को समझने के लिए डेप्थ में ये चीज जरूरी है। तो देखो, जैसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काटते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है, इस तरीके से संरचनाएं दिखाई देती हैं। अब इसमें क्या क्या दिखाई देता है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर जो देख पा रहे हैं इस तरीके से जो सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं सर्टोलाई सेल। क्या बोलते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, सर्टोलाई सेल बोलते हैं, सर्टोली सेल या सर्टोलाई सेल बोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इस तरीके से कुछ सेल्स और पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते हैं, हाँ या ना। इसके अलावा क्या होता है इसमें, इसके अलावा इस तरीके से एक सेल और पाई जाती हैं चारों तरफ, बीच में इंटरस्टेशियल स्पेस में कुल मिला के बात कर सकते हैं, अंतराकोशीय स्थान में, अंतराकोशीय स्थान में पाई जाती हैं इंटरस्टेशियल स्पेस में। और ये जो सेल होती हैं इसको बोलते हैं LEAYDING, लीडिंग सेल बोलते हैं, लीडिंग को इसका बोलते हैं। होता क्या है, इन्हीं लीडिंग सेल के द्वारा, समझ पा रहे हो, मेलनेस हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, हाँ या ना। यानी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये फाइनली कहाँ से रिलीज होता है, ये लीडिंग सेल से निकलता है। और लीडिंग सेल को हम देख कहाँ रहे हैं, हम जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काट रहे हैं
कहाँ से काट रहे हैं? टेस्टिस के अंदर से निकाल के काट रहे हैं। तो स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसमें आपका सर्टोलाइज सेल पाई जा रही हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल पाई जा रही हैं, इसके अलावा लीडिंग सेल पाई जाती हैं। और लीडिंग सेल से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण मेलनेस कैरेक्टर एक नर में डेवलप होता है। मेलनेस कैरेक्टर मतलब दाढ़ी मूंछ का विकास होना, दाढ़ी मूंछ का आना, है ना, आवाज का भारीपन, गुस्सा आना, जो भी चीजें होती हैं मेल में जो एक फीमेल से अलग बना रही होती हैं, वो कौन से हार्मोन के कारण? याद रखे रहना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। और निकल कहाँ रहा है? लीडिंग सेल से निकल रहा है। और लीडिंग सेल कहाँ पाई जा रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस में, है ना, जिसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं कभी कभी। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें दो सेल का और जिक्र कर ले। इसमें जो सर्टोलाइज सेल होती है उनका काम क्या होता है? यहाँ पर भाई जो सर्टोलाइज सेल देख रहे हैं ना सर्कल में बगल बगल, इनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, खाना देना। न्यूट्रिशन देती है, खाना देती है। किसको खाना देती है? अरे भाई स्पर्म को बनने के लिए, स्पर्म को बनना है, शुक्राणु को बनना है, तो शुक्राणु को बनने के लिए पूरा मीडियम को प्रोवाइड करना है, पूरा समझ पा रहे, वातावरण को, पूरा इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखना है। तो खाना देने का काम करती है। और किसको खाना देने का काम करती है? कौन शुक्राणु बन रहा होता है? ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है बीचों बीच में। अरे भाई एक तो सर्टोलाइज सेल है, उसके अलावा ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया सेल है ना। अब इनको खाना कौन देगा? सर्टोलाइज सेल देगी। अब सर्टोलाइज सेल खाना देगी जिससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, जिससे स्पर्मेटोगोनिया सेल से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। कैसे बन जाएगा स्पर्म? अरे भाई जो स्पर्मेटोगोनिया होगा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बदलेगा, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, द्वितीयक चक्र, द्वितीय शुक्रजन कोशिका से क्या बनेगा? स्पर्मेटिड बनेगा। और स्पर्मेटिड से फिर बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ यानी शुक्राणु बन जाएगा। इस सारी प्रक्रिया को शुक्राणुजनन बोलते हैं। अरे कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई डीप नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस सुन लो, बस एक बार, बस कान से सुन लो बस, क्योंकि ये सब चीजों को आगे पढ़ना है काफी डेप्थ में, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमने सिंपल सा देखा, क्या देखा? टेस्टिस को देखा। टेस्टिस को कहाँ देखा? अगर ये चीज एक बार नहीं समझ में आए तब भी देख लो, सिंपल सा, बस ऐसे ही देख लो। आगे हम पढ़ेंगे डेप्थ में, काफी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमने सिंपल सा ये देखा कि टेस्टिस आखिर दिखाई कैसे दिया यहाँ पर। और यहाँ जो बीच में स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसको टेस्टिस नहीं बोला करते भाई, इसको हम पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पेनिस बोलते हैं। मतलब पेनिस, जिसको सिस्न बोलते हैं, जिससे यूरिन वगैरह बाहर निकलता है, यूरिन स्पर्म, है ना, रास्ता होता है इस तरीके से। तो आई होप आपको टेस्टिस के बारे में समझ में आया होगा। हमने ये भी समझा किस तरीके से स्पर्म कहाँ बन रहा है। हमने जाना कि जैसे कि अंदर बहुत सारी नली पाई जाती है, उस नली को निकाल के काटा, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नाम दिया। देखा उसमें क्या दिखाई दिया? 3 सेल दिखाई दी, स्पर्मेटोगोनिया सेल दिखाई दी, लीडिंग सेल दिखाई दी, सर्टोलाइज सेल दिखाई दी। सर्टोलाइज सेल खाना दे रही है किसको? स्पर्मेटोगोनिया सेल को। क्यों देती है? क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाना है उसको? स्पर्म बनना है, स्पर्म बनाना है, शुक्राणु बनना है, जिसकी उसको खाने की जरूरत होती है। खाना कौन देता है? सर्टोलाइज सेल देता है। इसके अलावा और क्या है? उसके बीचों बीच लीडिंग सेल पाई जाती है। लीडिंग सेल से हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिससे मेलनेस कैरेक्टर डेवलप हो पाता है। जो भी नर के लक्षण होते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, हाँ ना। बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं हमारे देश, बढ़ जाते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, यानी कि ओवरीज कैसा दिखाई देता है, अंडाशय कैसा दिखाई देता है, इसको जरा हम फिगर के तौर पर समझते हैं। अभी तो ये चैप्टर की कहानी शुरू हुई है, सोचो कितना अभी हमको पढ़ना है। बस बेसिक बेसिक बातें आज हम आपको करके निपटा देते हैं, है ना, जिससे आगे आपको समझने में दिक्कत ना आए। समझो, बात करते हैं मंडाशय की। ये देखो, ये इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे होते हैं, सिंपल सा, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो
सिंपल सा। अब यहाँ पर क्या है, इस तरीके से अंडवाहिनी है। अभी सबका नामकरण भी हम थोड़ा डेप्थ में नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुमको आगे पढ़ना है अभी इसके बारे में, तो उसका हम नॉमेनक्लेचर इतना डेप्थ में नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे तुमको ये चीजें पढ़नी है, अभी मानव जनन में पढ़ाएंगे। देखो ये नर जनन तंत्र है। अब इसमें ओवरी कहाँ है, हम बस जनन अंग पर बात कर रहे हैं बस, ताकि आप देख लो एक बार कैसे दिखाई देता है। क्यों देख लो, क्योंकि आपको दिमाग में एक इमेज बन पाए कि आगे हमको इनके बारे में भी अच्छे समझना है, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, समझ पाए, इस वजह से आपको दिखा रहे हैं। देखो अब यहाँ पर ओवरी कहाँ है, ये जो देख रहे हो, जो यहाँ पर हमने बनाया है, समझ पा रहे हो रेड कलर से, इस तरीके से जो राउंड सर्कल में ये जो देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं ओवरीज बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसी को क्या बोलते हैं, ओवरीज बोलते हैं। ओवरीज का मतलब यही आपका क्या है, अंडाशय है। क्या है डियर स्टूडेंट, अंडाशय, ओवरीज। और इन्हीं ओवरीज में क्या बनता है, अंडाणु बनता है। क्या बनता है डियर स्टूडेंट, इन्हीं ओवरीज में क्या बनता है, आपका अंडाणु बन रहा होता है। और इन ओवरी में जो अंडाणु बनता है, किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, अंडाणु जनन द्वारा बनता है। और अंडाणु जो यहाँ पर बन रहा होता है, इस तरीके से बनने के बाद ये 1 महीने में बाहर भी निकलता है, और जो बाहर निकलता है उसको हम एमसी बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं, यानी उसको हम समझते हैं एक साइकिल में, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। यानी कि एमसी जिसको बोला जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हिंदी में मासिक चक्र अथवा मासिक धर्म के नाम से जाना करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एमसी क्या होता है, ये 12 से 13 साल की एज में शुरुआत होती है, जो कि 40 से 45 साल की उम्र में, बात करें 40 से 45, 55 साल में भी इवन ये चीजें समाप्त हो जाती हैं। समझ पा रहे हो, यानी कि इसमें होता क्या है, सिंपल सा 12 से 13 साल की अवस्था में पहली बार मेंसेस होंगे, जिससे क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम मेनार्के बोलेंगे, रजो दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजो दर्शन। अरे भाई, जब फर्स्ट बार जब पीरियड आता है, जिसको फर्स्ट पीरियड बोल सकते हैं, उस अवस्था को हम बोलते हैं रजो दर्शन। होता क्या है पीरियड में, सिंपल सा, ये जो देख रहे हो गर्भाशय की आंतरिक परत, समझ पा रहे हो, ये जो गर्भाशय की आंतरिक परत देख रहे हो, इसमें जो ब्लड कैपिलरी होती है, ये क्या होती है, टूट जाती है, झड़ जाते हैं, सिंपल सी बात है। जब ये ब्लड कैपिलरी टूट करके झड़ती है, तो ब्लड के रूप में बाहर निकल रहा होता है। इस दौरान क्या होता है, दर्द भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है। अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई चीज कटेगी, कोई चीज टूटेगी, तो दर्द होना लाजमी है, सिंपल सी बात है। तो इसमें पेन भी होता है, कुछ लोग को बिल्कुल पेन भी नहीं होता है, तो ये बात होती है। ये होना, बात करें, जरूरी होता है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इवन टू ऑल आर फीमेल, जो कि मादा में चलने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्योंकि अगर आप आज एमसी नहीं हुआ होता, मम्मी को अगर आप बात करें सिंपल सी, अगर एमसी नहीं हुआ होता तो आज हम ना होते, क्योंकि एमसी के दौरान ही एग्स निकला बाहर, एमसी के दौरान ही चीजें हो पाई। सोचो कितना इंपॉर्टेंट एमसी प्रोसेस है। कुछ लोग इसको बहुत ही मतलब अजीब नजर से देखने लगते हैं एमसी वगैरह को। बहुत सारा एमसी के दौरान लोग बहुत सारी भ्रांतियां फैला के रखे हैं। सोचो कितना जरूरी है यार, कितना जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे काफी डेप्थ में, इस चैप्टर को काफी डिटेल में पढ़ पाएंगे। कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो तो क्या हमने देखा कि मेंसेस के दौरान, यानी कि ब्लड के रूप में बाहर निकलेगा, तो जिसके दौरान 14वें दिन में अंडा भी बाहर निकलता है। और अंडा कहाँ होता है, ओवरी के अंदर होता है। और ये अंडा कहाँ पे निकलता है, यहाँ पर निकल के, समझ पा रहे हो, अंडवाहिनी से होते हुए यहाँ पर पड़ा रहता है अंडवाहिनी। अगर शुक्राणु मिला तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिंपल सी बात होती है। यही आपका क्या है, यही आपका डियर स्टूडेंट क्या था, ये आपका ओवम था। क्या था, ओवम था। कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ओवम किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, अंडाणु जनन द्वारा, ओजेनेसिस के द्वारा। कैसे बनता है, क्यों बनता है, आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज करता है, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, खास करके एक ही हार्मोन नहीं बात करते हैं, मोस्टली एस्ट्रोजन की बात करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन से जो होता है, फीमेल कैरेक्टर को डेवलप करा होता है। एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है,
समझ पा रहे हैं? एफएसएच होता है, एलएच होता है, बहुत सारे हार्मोन के लेवल होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी। मोस्टली एस्ट्रोजन फीमेलनेस कैरेक्टर को डेवलप करा रहा होता है और टेस्टोस्टेरोन मेल कैरेक्टर को, मेलनेस कैरेक्टर को डेवलप करा रहा होता है। इवन बात करें फीमेल में तो पूरा पूरा जो बॉडी होता है पूरे हार्मोन के लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। समझ पा रहे हो? तो आप देखते भी हैं जो फीमेल होती है उनका कब मूड किस तरीके से हो जाए तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मोस्टली डिपेंडेंट टू दी हार्मोन्स। आगे हम पढ़ेंगे बहुत डेप्थ में समझने वाले हैं। आई होप आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। आखिर हमने इसको क्यों बता रहे हैं? इस वजह से बता रहे हैं ताकि आप इसको जाने कि टेस्टिस वृषण आखिर कैसे दिखाई देता है। आप जाने अंडाशय कहाँ है, यहाँ पर ओवरी है, ओवरी में अंडाणु कैसे बनता है, छोटा सा बेसिक लेवल पर बात कर रहे हैं। लेकिन चीजें आपको अच्छे समझ में आए तो थोड़ा सा डेप्थ में भी आपको चीजें समझाई जा रही हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आए होंगी डियर। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ जाते हैं इस टॉपिक में, ध्यान से देखो। इसको हम रब करते हैं अभी के लिए इसको हम रब करते हैं। आगे हम कहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में डेप्थ में, कहाँ पढ़ने वाले हैं सब, मानव जनन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ पाए? हाँ, बढ़ जाए आगे तो बढ़ जाते हैं। तो देखो क्या होता है एक चीज और सोचो। पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, चले गए हैं कितना डीप। यही तो एक बायोलॉजी की खूबसूरती होती है खास करके। अरे भाई, लैंगिक जनन सिंपल सी बात है। इस प्रकार के जनन में दो जनकों की जरूरत होती है, नर और मादा की आवश्यकता होती है। इसी चीज को समझाने के लिए आपको हमने चीजों को कोरिलेट करा, नर क्या है, मादा क्या है, नर में क्या क्या चीजें हैं, मादा में क्या क्या है। हाँ है ना। जाइगोट जब बना, शुक्राणु मिला, आगे क्या हुआ, आगे का थोड़ा सा नजारा हम देख लेते हैं। उसके बाद आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं, आगे हम फिर से पढ़ेंगे। देखते हैं जाइगोट के बाद क्या होता है। आखिर जो जाइगोट होता है, जो यूगेनज होता है, वो क्या बनता है, किसमें तब्दील होता है। ध्यान देना, जो जाइगोट होता है, इसी जाइगोट से क्या बनता है, मारुला बनता है। हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए, दिखाई भी दे। क्या बनता है, मारुला बनता है। क्या बनता है माय डियर, मारुला बनता है। अब इन्हीं मारुला से क्या बनता है, इन्हीं मारुला से ब्लास्टुला बनता है। इन्हीं ब्लास्टुला से क्या बनता है, गैस्ट्रुला बनता है ना। इन्हीं गैस्ट्रुला से क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। क्या बनता है माय डियर, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। अब यही ब्लास्टोसिस्ट एक बच्चे का रूप लेता है, एम्ब्रियो का रूप लेता है। हाँ है ना। किसका रूप लेता है, भ्रूण का रूप लेता है। यानी कि तब जाकर के भ्रूण का निर्माण होता है। यानी कि मारुला बना, ब्लास्टुला बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, मारुला, ब्लास्टुला, ग्लास्टुला जिसको बोल रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट, फिर आगे चल करके भ्रूण बना, एम्ब्रियो बना। फिर वही एम्ब्रियो एक नन्हा मुन्ना राही बनेगा, जैसे हम लोग आज हैं। समझ पा रहे हो कितना ज्यादा टाइम लगता है। और ये कहाँ बनते हैं हम लोग, माँ के गर्भाशय में इस तरीके से जाके जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं, ट्रोफोजाइट, सॉरी ट्रोफोब्लास्ट। और वही ट्रोफोब्लास्ट आगे प्लेसेंटा का निर्माण कर लेता है, जिससे एक सुन्नू मुन्नू बनता है। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे हम पढ़ लेंगे मानव जनन में, उतना बात नहीं करते हैं, बस इतना समझ। तो ये रहा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर जनक, मादा जनक। इस जनन में युग्मक का निर्माण होता है। समझ पा रहे हो, समझ पाए? और इसमें क्या होता है, नॉर्मली एक लिंगी जीवों में देखा जाता है। ये भी बात करें दो लिंगी जीवों में भी हो सकता है, जिसमें दो जनक आवश्यक होने चाहिए, मेल एंड फीमेल। सिंपल सी बात है ना, कोई दिक्कत। और इसमें क्या होता है, अर्धसूत्र विभाजन की प्रक्रिया देखी जा सकती है। मोस्टली दो जनकों की आवश्यकता होती है। दैट्स कॉमन फॉर द sexual reproduction. There are the most important feature also, that is most important feature for the sexual reproduction। यानी कि लैंगिक जनन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जा सकता है, जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होना। तो ये आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, चार्ट जो है, ये जो फ्लो चार्ट हमने बनाया है आपके लिए बनाया है मोस्टली, तो आप इसको ड्रा कर लेंगे, बना लेंगे, जिससे आपके चीजों के बारे में एक माइंड मैप बन पाए। माइंड मैप है सिंपल सा, जिससे आप निकाल कर पाए चीजों को, है ना।
तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे जब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर को, आगे हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। तो आज के लिए इतना करते हैं, क्योंकि आप समझ भी सकते हैं, आप देख भी रहे होंगे नींद बहुत ज़्यादा लगी है। तो अगर आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है डियर स्टूडेंट, आपके लिए कुछ करना है, आपके लिए कुछ करना है। तो जो हमने सोचा कि कई दिनों से आपका वीडियो मतलब नहीं मिल पा रहा है, आपने बोला भी, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं डियर स्टूडेंट जो अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन तब भी उसको क्या ही कर सकते हैं। जैसे लाइट हो गया, लाइट नहीं आ रहा था, लाइट वगैरह बिगड़ गया था, बहुत सारी दिक्कत हुई। तो इसके अलावा भी बहुत सारा दिक्कत, स्टैंड वगैरह प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कत होती है। लेक्चर खासकर रिकॉर्ड करने से पहले बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद भी हम सोचते हैं आपका वीडियो जो है रेगुलर मिलता रहे। समझ पा रहे हो? तो डिले हो जाता है, कुछ टाइम लग जाता है लेक्चर बनने में, तो इससे आपको घबराना नहीं है, वीडियो आपको तो मिलता रहेगा। और आपका जब तक सिलेबस नहीं खत्म होगा ड्यूरेशन, तब तक आपसे हम जुड़े रहेंगे। इसके अलावा हमेशा के लिए तो जुड़े ही हैं, क्योंकि हम आप जो यहाँ पर आप बैठे हैं, आप जितने भी लोग स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप हम क्या है, एक दिल के तार के जैसे। समझ आ रहे हैं? आप और हमारे बीच एक गहरा कनेक्शन है, एक गहरा कनेक्शन, मतलब दिलों का कनेक्शन जिसको बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? जो भी हम इसको फील कर पाते हैं कि आप क्या चीजें कर रहे हैं, किस आपकी कौन कौन चीजें आपको समझ में आ रहे हैं, कितना आपको चीजें समझ में आ रहे हैं, सोचो। तो ये कनेक्शन हमेशा आपके और हमारे बीच बना रहना चाहिए। तो आप एक फैमिली मेंबर के समान हैं। अगर कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो। अगर आप कोई सुझाव भी रहा करे, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछा करो माय डियर स्टूडेंट। तो ऐसे भी आपका जब कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है। समझ पा रहे हो? आपको जो कमेंट करते हैं खास करके मोटिवेशन मिलता है, हमारे डियर स्टूडेंट को अच्छा लगा वीडियो, बहुत अच्छा फील होता है, जिससे वीडियो बनाने का और मन करता है। घबराएंगे नहीं, वीडियो आपको मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको चीजें एक एक चीजें को रिलेट करके समझ पा समझाई जाएंगी। तो आज के लिए इतना करते हैं। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज माय डियर स्टूडेंट्स।